आज हम एक ऐसी गाइड पर चर्चा करने वाले हैं जो उन हजारों उम्मीदवारों की जिंदगी बदल सकती है जिन्होंने हाल ही में राजस्थान 4th ग्रेड की परीक्षा दी है। हाँ, और ये टॉपिक वाकई बहुत क्रिटिकल है क्योंकि आज हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है वो राजस्थान 4th ग्रेड डिपार्टमेंट सिलेक्शन गाइड है। एग्जैक्टली मतलब लोग सोचते हैं कि एग्जाम पास कर लिया तो बस हो गया, लेकिन असल में रिटन एग्जाम क्लियर करना तो सिर्फ आधी जीत है। असली चुनौती तब शुरू होती है जब उम्मीदवारों को अपना डिपार्टमेंट चुनना होता है। बिल्कुल सही बात है। ये एक ऐसा फैसला है जो कैंडिडेट्स के आने वाले 30 या 40 साल का पूरा करियर ट्रेजेक्टरी तय करता है। और आज का हमारा इस डीप डाइव का मिशन यही है कि हम उन सभी कैंडिडेट्स को सही और गलत फैसले के बीच का डिफरेंस समझाएं। आई एग्री, क्योंकि गलत फैसले का मतलब हो सकता है भारी दबाव या शिफ्ट ड्यूटी, और सही फैसले का मतलब हो सकता है वक्त पर प्रमोशन या फिर अपने होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग। पर चर्चा की शुरुआत करने से पहले इस पूरे प्रोसेस के कुछ जरूरी नियम समझना बहुत जरूरी है। हर गेम के अपने रूल्स होते हैं। देखो, जो टॉप रैंकर्स होते हैं, मतलब रैंक 1 से लेकर टॉप 500 या 600 तक, राइट? हाँ एग्जैक्टली। उन टॉप रैंकर्स को तो रिजल्ट वाले दिन ही सीधा सेक्रेटेरिएट यानी सचिवालय और आरपीएससी जैसे एलीट डिपार्टमेंट्स अलॉट हो जाते हैं। उनकी लाइफ तो लगभग वहीं सेट हो जाती है। पर बाकी कैंडिडेट्स का क्या, जो हजारों की संख्या में है? वही तो असली स्ट्रगल है। सिस्टम में बाकी जितने भी कैंडिडेट्स बचते हैं उनका कंफ्यूजन रिजल्ट के बाद शुरू होता है। रिजल्ट आने के बाद लगभग जुलाई या अगस्त के महीने में उन्हें स्क्रूटनी फॉर्म में ऑनलाइन अपने डिपार्टमेंट की प्रायोरिटी भरनी होती है। और यहाँ एक छोटी सी गलती पूरे करियर को ऐसे ट्रैक पर डाल सकती है जहाँ से वापस आना लिटरली नामुमकिन हो जाता है। बिल्कुल। वैसे इस स्क्रूटिनी फॉर्म के बारे में एक बहुत ही खास जानकारी सोर्स मटेरियल में दी गई है, जो मुझे लगता है कि हर फीमेल कैंडिडेट और पीएच यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड या दिव्यांग उम्मीदवार को पता होनी चाहिए। इन उम्मीदवारों को होम डिस्ट्रिक्ट यानी अपने गृह जिले की सीट अलॉटमेंट में सबसे पहली प्राथमिकता दी जाती है। ये वाकई सिस्टम का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इन कैटेगरीज के लिए। हाँ, अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो आगे की पढ़ाई या फैमिली लाइफ को मैनेज करना काफी आसान हो जाता है। लेकिन डिपार्टमेंट सिलेक्शन की बारीकियों में उतरने से पहले मुझे लगता है ग्राउंड रियलिटी पर आना जरूरी है। जॉब प्रोफाइल और आमदनी का सच क्या है आखिर? ग्राउंड रियलिटी काफी कड़वी हो सकती है उन लोगों के लिए जो बहुत बड़े सपने लेकर इस जॉब में आते हैं। जो लोग इस पोस्ट को ज्वाइन करने का सोच रहे हैं उन्हें सबसे पहले प्रोबेशन पीरियड का सच स्वीकार करना ही होगा। मतलब शुरुआती 2 साल का टाइम? एग्जैक्टली। शुरुआती 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। इस दौरान सैलरी पूरी तरह से फिक्स्ड होती है, जो कि लगभग 10,000 से 12,000 रुपए प्रति माह के बीच होती है। 10 से 12,000? सोचिए, आज के वक्त में महंगाई के इस दौर में इस अमाउंट पर 2 साल तक गुजारा करना कितना बड़ा मेंटल और फाइनेंशियल चैलेंज है। सही बात है। उम्मीदवारों को इस सच्चाई को मानना ही पड़ेगा कि शुरू में उन्हें कोई बड़ा फाइनेंशियल जंप नहीं मिलने वाला। असली ग्रोथ या प्रमोशन के अवसर सिर्फ इन 2 सालों को सक्सेसफुली पूरा करने के बाद ही खुलते हैं। और सिर्फ फाइनेंशियल चैलेंज ही नहीं, काम को लेकर दिमाग में जो इल्यूजन्स होते हैं उन्हें तोड़ना भी उतना ही जरूरी है। 4th ग्रेड की जॉब सुनने में एक सरकारी नौकरी लगती है, पर ग्राउंड लेवल पर काम क्या होता है ये सॉस गाइड इस पर बिल्कुल क्लियर है। हाँ, मतलब फाइल उठाना और हाँ, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस तक भारी फाइल्स लाना और ले जाना, ऑफिसर्स की मीटिंग से पहले मीटिंग रूम सेट करना जिसमें चेयर्स और टेबल्स की सही व्यवस्था करना शामिल है, डाक या मेल डिलीवर करना और कई बार अधिकारियों के लिए चाय पानी का अरेंजमेंट करना। राइट। और ये सुनने में बेसिक लग सकता है और कुछ लोगों को अपना ईगो हर्ट होता हुआ भी महसूस हो सकता है। ईगो वाली बात पर हमें थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना चाहिए। मैं मानती हूँ कि बाहर से देखने पर ये काम छोटे लग सकते हैं, पर हकीकत में ये किसी भी बड़े सरकारी ऑफिस की फाउंडेशन है। बिल्कुल, कोई भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या बड़ा अधिकारी अपना काम स्मूथली नहीं कर सकता अगर उनका 4th ग्रेड स्टाफ रिलायबल ना हो। लेकिन हाँ, जो उम्मीदवार इस पोस्ट को ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें मानसिक रूप से अपनी ईगो को साइड में रखकर काम करने की आदत डालनी होगी। ग्राउंड जीरो से शुरुआत करने में कोई बुराई नहीं है। सही कहा आपने। अब सवाल ये है कि आखिर इतने सारे डिपार्टमेंट्स में से अपने लिए सही जगह कैसे चुनी जाए। हमारी गाइड ने उम्मीदवारों को 3 मेन स्ट्रैटेजीज या माइंडसेट्स में बांटा है: द स्कॉलर, द एम्बिशियस और द होम टाउन हीरो। तो कहां से शुरू करें? चलिए, सबसे पहले उस कैटेगरी की बात करते हैं जो एकेडमिकली सबसे ज्यादा ड्रिवन होती है, द स्कॉलर। ये स्ट्रैटेजी उन उम्मीदवारों के लिए है जिनका अल्टीमेट गोल 4th ग्रेड पर रुकना नहीं है, बल्कि आगे चलकर यूपीएससी क्लियर करना, आरएएस अधिकारी बनना या फिर टीचर के एग्जाम्स क्रैक करना है। ओके। इन उम्मीदवारों की सबसे बड़ी जरूरत पैसा या पावर नहीं होती, इनकी सबसे बड़ी जरूरत होती है वक्त। इन्हें फिक्स टाइमिंग्स और सबसे कम वर्कलोड वाले डिपार्टमेंट्स चाहिए ताकि इनकी एनर्जी बची रहे पढ़ाई के लिए, और इसके लिए शिक्षा विभाग यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट को सबसे बेहतरीन माना गया है। पर एजुकेशन डिपार्टमेंट में टाइम का क्या हिसाब रहता है? देखिए, गर्मियों में इनका टाइम सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक होता है। मतलब दोपहर 1 बजे के बाद उम्मीदवार के पास पूरा दिन होता है अपनी सेल्फ स्टडी या कोचिंग के लिए। पर एक सेकंड, सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे की शिफ्ट सुनने में जितनी आसान लगती है, क्या प्रैक्टिकल लाइफ में उतनी आसान होती है? सुबह 6 बजे उठना, स्कूल जाना और वहाँ फिजिकल काम करना, जैसे पूरे प्रेमाइसेस की सफाई देखना, घंटी बजाना, नोटिस चिपकाना, ये सब करके 1 बजे तक इंसान फिजिकली एग्जॉस्ट हो सकता है। ये पॉइंट तो है। क्या उस थकान के बाद के बाद ही पॉइंट आना बैठना वाकई आसान होता होगा?
थकान अपनी जगह है, लेकिन अगर हम इसकी तुलना आम सरकारी दफ्तरों के 9 से 5 वाले रूटीन से करें तो एजुकेशन डिपार्टमेंट एक ब्लेसिंग है। सर्दियों में ये टाइम सुबह 10 से शाम 4 बजे तक हो जाता है और सबसे बड़ी बात, इस डिपार्टमेंट में छुट्टियां बहुत मिलती हैं। हाँ, गर्मियों की छुट्टी, सर्दियों की छुट्टी, फेस्टिवल्स। बिल्कुल। हालांकि इसमें एक बड़ा कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्रमोशन की रफ्तार सबसे धीमी होती है। एक 4th ग्रेड कर्मचारी को एलडीसी यानी लोअर डिवीजन क्लर्क बनने में लगभग 10 साल लग जाते हैं। 10 साल, वो तो बहुत लंबा टाइम है। लंबा टाइम, लेकिन एक सच्चे स्कॉलर उम्मीदवार को इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उसका लक्ष्य वैसे भी अपनी पढ़ाई से आगे बढ़ना है ना कि उसी डिपार्टमेंट में क्लर्क बन के रह जाना। ठीक है, पर क्या सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट ही एकमात्र विकल्प है ऐसे लोगों के लिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। विधि विभाग यानी लॉ डिपार्टमेंट भी एक शानदार ऑप्शन है। यहाँ पब्लिक डीलिंग ना के बराबर होती है, माहौल बहुत शांत होता है और मेन काम सिर्फ स्टैंप और कोर्ट रिकॉर्ड्स को मैनेज करना होता है। इसके अलावा महिला एवं बाल विकास विभाग, जिनके ऑफिसेज आमतौर पर जिला स्तर पर होते हैं, वहाँ भी वर्कलोड बहुत मैनेज करने लायक होता है। राइट। एक और छुपा हुआ जेम है आर्थिक सांख्यिकी विभाग यानी इकोनॉमिक स्टेटिस्टिक्स। यहाँ कम्प्लीटली ऑफिस डेस्क का काम होता है, कोई फील्ड ड्यूटी नहीं होती। और अगर किसी को लगभग 0 वर्कलोड चाहिए तो सैनिक कल्याण विभाग एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है। ये सभी डिपार्टमेंट्स उन उम्मीदवारों के लिए सेफ जोन है जिन्हें दिन भर किताबों में डूबे रहना पसंद है। ये स्कॉलर माइंडसेट वालों की बात तो ठीक है, लेकिन अब रियलिटी का एक दूसरा पहलू भी देखते हैं। देखो, हर कैंडिडेट तो यूपीएससी या आरएस की तैयारी नहीं कर रहा होता। बहुत से उम्मीदवार ऐसे होते हैं जो सिस्टम में आते ही एक पावर, रुतबा और तेज करियर ग्रोथ चाहते हैं। हाँ, सभी को पढ़ाई थोड़ी करनी होती है। एग्जैक्टली। उनका फोकस पढ़ाई पर नहीं, बल्कि नेटवर्किंग और सिस्टम की सीढ़ियां तेजी से चढ़ने पर होता है। ऐसे उम्मीदवारों के लिए दी एम्बिशियस स्ट्रेटजी सबसे फिट बैठती है। और इस स्ट्रेटजी के अंदर एक अलग ही एलीट टियर होता है, जिसमें सचिवालय यानी सेक्रेटेरिएट और आरपीएससी सबसे ऊपर आते हैं। सचिवालय की इमेज तो किसी भी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के दिल की तरह होती है, पर मेरा सवाल ये है कि क्या वहाँ एक 4th ग्रेड कर्मचारी सच में कोई पावर फील कर पाता है? सचिवालय का मतलब ये पावर कॉरिडोर्स के बीच रहना। यहाँ काम उच्च स्तरीय ऑफिस सहायता का होता है। यहाँ प्रमोट होके एलडीसी बनने का मतलब सिर्फ फाइल उठाना नहीं है, बल्कि उन फाइल्स को हैंडल करना है जिनसे पूरे राज्य की पॉलिसीज बनती हैं। वाओ, कॉर्पोरेट स्टाइल जॉब की तरह। बिल्कुल, ड्यूटी एकदम कॉर्पोरेट स्टाइल होती है। फिक्स 9 से 5। और सबसे अच्छी बात, यहाँ वीकेंड्स पर पक्की छुट्टी मिलती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा आकर्षण क्या है पता है? प्रमोशन की लाइटनिंग फास्ट स्पीड। अच्छा, कितनी फास्ट? प्रोबेशन का 2 साल का पीरियड खत्म होने के बाद सिर्फ 3 साल के अंदर एक 4th ग्रेड एम्प्लॉय एलडीसी बन सकता है, यानी टोटल 5 साल में पहला प्रमोशन। ये एक नॉर्मल डिपार्टमेंट के मुकाबले आधे से भी कम टाइम है, जहाँ 10 साल लग रहे थे। प्रमोशन की स्पीड तो वाकई कमाल है, लेकिन इसमें एक जरूरी शर्त भी तो जुड़ी हुई है जो हमें भूलनी नहीं चाहिए। इन डिपार्टमेंट्स की पोस्टिंग केवल और केवल जयपुर, जहाँ सचिवालय है, और अजमेर, जहाँ आरपीएससी का हेडक्वार्टर है, वहीं होती है। तो जिन उम्मीदवारों को अपने छोटे शहर या गांव में रहना है, उनके लिए तो ये ऑप्शन किसी काम का नहीं रहा। वही तो एम्बिशियस स्ट्रेटेजी का कोर है। कुछ बड़ा पाने के लिए अपना कंफर्ट जोन तो छोड़ना पड़ता है, लेकिन अगर किसी उम्मीदवार को अपने ही जिले में पावर और रुतबा चाहिए और वो जयपुर या अजमेर शिफ्ट नहीं होना चाहता, तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस और रेवेन्यू यानी राजस्व विभाग बेस्ट ऑप्शंस हैं। वहीं पर लोकल लेवल पर पावर। एग्जैक्टली। इन जगहों पर पब्लिक डीलिंग बहुत ज्यादा होती है। खसरा और खतौनी की जमीन वाली फाइल्स इधर उधर करनी होती हैं, और कई बार पटवारी या तहसीलदार के साथ फील्ड विजिट्स पर भी जाना पड़ता है। उसका मतलब वर्क आवर्स फिक्स नहीं होंगे। सही पकड़ा। जहाँ पब्लिक की भीड़ होती है, वहाँ नौकरी का कोई फिक्स टाइम नहीं होता। आमतौर पर देर शाम तक काम चलता है, लेकिन इस मेहनत के बदले में उम्मीदवार को लगातार पब्लिक और बड़े अधिकारियों के बीच इज्जत और पहचान मिलती है। और यहाँ भी आगे चलकर एलडीसी या यूडीसी बनने के बेहतरीन अवसर होते हैं। और उन उम्मीदवारों का क्या जिन्हें डेस्क पर बैठना बिल्कुल पसंद नहीं, जिन्हें पूरा दिन एक्शन चाहिए और जो फील्ड में घूमना चाहते हैं? उनके लिए आते हैं पुलिस और पीडब्ल्यूडी जैसे एक्शन पैक डिपार्टमेंट्स। ये उन कैंडिडेट्स के लिए बने हैं जो एसपी, डीएसपी या पीडब्ल्यूडी के बड़े इंजीनियर्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में काम करना चाहते हैं। मतलब डायरेक्ट बड़े अधिकारियों के साथ। हाँ, पीडब्ल्यूडी में एक कर्मचारी को जूनियर इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर के साथ साइट विजिट्स करनी पड़ती हैं, जहां पुल या सड़क का निर्माण हो रहा हो। वहां नाप जोख के टाइम उनके साथ रहना पड़ता है। दूसरी तरफ पुलिस विभाग में थाने का माल खाना संभालना या वीआईपी मूवमेंट के वक्त ड्यूटीज लगना आम बात है। यहाँ सिस्टम की पावर डायरेक्टली फील होती है। लेकिन यहीं पर मैं चाहती हूँ कि जो पढ़ाई करने वाले उम्मीदवार है वो मेरी बात बहुत ध्यान से सुने। अगर कोई उम्मीदवार आगे किताबें पढ़ने का सपना देख रहा है, तो पुलिस या पीडब्ल्यूडी जैसा एक्शन वाला डिपार्टमेंट उसके लिए एक बहुत बड़ी भूल साबित हो सकता है। बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता। एग्जैक्टली। पुलिस डिपार्टमेंट में ड्यूटी का कोई फिक्स टाइम नहीं होता। उम्मीदवारों को 24 घंटे अलर्ट रहना पड़ता है। कभी रात को वीआईपी ड्यूटी लग सकती है, तो कभी सुबह जल्दी किसी इमरजेंसी में बुलाया जा सकता है। ऐसे माहौल में पढ़ाई के लिए रूटीन बनाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसलिए कैंडिडेट्स को अपनी प्रायोरिटी पहले दिन से क्लियर रखनी चाहिए। एक्शन और पढ़ाई दोनों एक जगह नहीं मिल सकते। ये एकदम सही आकलन है। पढ़ाई वालों के लिए एक्शन डिपार्टमेंट्स नहीं है।
और अब हम तीसरी कैटेगरी पर आते हैं जिसे सोर्स मटेरियल ने द होम टाउन हीरो कहा है ये बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है। ना? ये वो कैंडिडेट्स हैं जिनके लिए न तो यूपीएससी क्लियर करना जरूरी है और न ही उन्हें सचिवालय जैसी जगह पर कोई पावर चाहिए। उनका लक्ष्य जिंदगी में बस ठहराव लाना है। वो अपने गांव, अपने ब्लॉक या अपने माता पिता के पास रहकर एक शांति भरा जीवन जीना चाहते हैं। तो इनके लिए कौन सा डिपार्टमेंट सही रहेगा? ऐसे उम्मीदवारों के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट फिर से एक आकर्षक विकल्प बनता है, क्योंकि राजस्थान के लगभग हर गांव और कस्बे में स्कूल्स और डाइट सेंटर्स मौजूद हैं। हाँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट की रीच तो वाकई हर गांव तक है। डाइट सेंटर्स जो जिला स्तर पर टीचर्स की ट्रेनिंग का काम करते हैं, वहाँ भी पोस्टिंग मिलना काफी आसान रहता है। इसके अलावा होम टाउन हीरो माइंडसेट वाले उम्मीदवारों के पास पंचायती राज विभाग एक शानदार ऑप्शन होता है। पंचायती राज मतलब डायरेक्ट गांव में? बिल्कुल, इसकी पोस्टिंग डायरेक्टली ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर होती है, जिसको मतलब है कि उम्मीदवार अपने ही गांव के लोगों के बीच रहकर नौकरी कर सकता है। और इसके अलावा चिकित्सा विभाग यानी मेडिकल डिपार्टमेंट में भी ब्लॉक और तहसील स्तर पर पीएचसी और सीएचसी मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में ढेरों पद होते हैं। मेडिकल के अलावा कोई और गांव से जुड़ा ऑप्शन है? एक और ऑप्शन कृषि विभाग यानी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का है, खासकर उनके केवीकेज यानी कृषि विज्ञान केंद्रों में। यहाँ एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का काम जमीन पर उतरकर खेती करना नहीं होता, बल्कि जब किसान वहाँ मदद के लिए आते हैं तो उन्हें सही अधिकारी या सही काउंटर तक पहुँचाने की जिम्मेदारी इन्हीं पर होती है। ये सभी डिपार्टमेंट्स उन लोगों के लिए परफेक्ट हैं जो अपनी मिट्टी से जुड़े रहना चाहते हैं। ये सब सुनने में बहुत आदर्श लगता है, पर अब हम इस चर्चा के सबसे गंभीर हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। जो उम्मीदवार ये डीप डाइव सुन रहे हैं, उन्हें अब पूरा ध्यान यहाँ लगाना चाहिए, क्योंकि अब बात होगी शिफ्ट ड्यूटी की, उस भयानक सच्चाई के बारे में जो सोर्स मटेरियल ने एक बड़ी चेतावनी के रूप में हाईलाइट की है। हाँ, ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है। अगर इस वार्निंग को अनसुना कर दिया तो पूरा करियर ट्रैक और मानसिक शांति कंप्लीटली डिरेल हो सकती है। ये वार्निंग वाकई सबसे ज्यादा क्रिटिकल है सभी के लिए। हम यहाँ मेडिकल यानी चिकित्सा विभाग, वन यानी फॉरेस्ट विभाग और जेल विभाग की बात कर रहे हैं। ये डिपार्टमेंट्स बाहर से देखने में गांव या जिला स्तर पर काफी शांति वाले लग सकते हैं, लेकिन इनकी ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल उलट है। उलट कैसे? मतलब टाइम फिक्स नहीं होता? इन डिपार्टमेंट्स में ड्यूटी किसी एक फिक्स टाइम पर नहीं लगती। यहाँ प्रॉपर्ली 3 शिफ्ट्स चलती हैं, सुबह की शिफ्ट, दोपहर से शाम की शिफ्ट और रात की शिफ्ट। और ये शिफ्ट रोटेशंस लगातार हर हफ्ते या महीने बदलती रहती हैं। एक हफ्ते उम्मीदवार सुबह जल्दी उठ रहा होगा और अगले ही हफ्ते उसे पूरी रात जागना पड़ेगा। बाप रे! और इस बदलते रूटीन का सीधा असर काम की नेचर पर पड़ता है। असल में काम क्या करना पड़ता है इन शिफ्ट्स में? मेडिकल डिपार्टमेंट में अगर हॉस्पिटल में ड्यूटी लगती है तो कभी रात के 2 बजे किसी मरीज की व्हीलचेयर मैनेज करनी पड़ सकती है या इमरजेंसीज में लगातार भागदौड़ करनी पड़ सकती है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी यही हाल है। वहाँ रात की वन गश्त यानी जंगल के नाके पर चेकिंग के लिए जाना पड़ सकता है। और जेल विभाग में तो पूरी ड्यूटी सीधा बंदियों और कैदियों के बीच होती है, जहाँ किसी भी वक्त माहौल गर्म हो सकता है। मतलब कॉन्स्टेंटली हाई अलर्ट पे रहना होगा। एग्जैक्टली। इन सभी डिपार्टमेंट्स में फिजिकली और मेंटली इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि उम्मीदवार के पास आगे के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं बचता। और मेडिकल डिपार्टमेंट का एक और सबसे बड़ा नुकसान, जिसे अक्सर उम्मीदवार फॉर्म भरते वक्त नजरअंदाज कर देते हैं, वो ये है कि वहां आगे चलकर एलडीसी के पद पर प्रमोशन लगभग ना के बराबर होता है। अच्छा, प्रमोशन ही नहीं है? ना के बराबर। एक बार जो उम्मीदवार वहां चतुर्थ श्रेणी में लग गया, उसका करियर ग्रोथ अक्सर वहीं स्टैग्नेंट हो जाता है, रुक जाता है। जो उम्मीदवार सिर्फ और सिर्फ अपने गृह जिले में जॉब चाहते हैं, हर कीमत पर, शायद वो इस रुकावट को झेल लें, पर एक आम उम्मीदवार के लिए ये एक बड़ा झटका हो सकता है। इसीलिए मैं यहाँ इस बात पर बहुत जोर देना चाहती हूँ कि जो उम्मीदवार आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, जो खुद को द स्कॉलर वाली कैटेगरी में देखते हैं, उनके लिए ये मेडिकल, फॉरेस्ट और जेल डिपार्टमेंट्स बिल्कुल स्ट्रिक्ट नो है। किसी भी हालत में इन डिपार्टमेंट्स को नहीं चुनना चाहिए। सही बात है। पढ़ाई वालों का तो पूरा रूटीन ही शिफ्ट ड्यूटी से खराब हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि लगातार बदलती शिफ्ट ड्यूटी और नींद पूरी ना होने की वजह से कोई भी रूटीन काम नहीं कर सकता। कोई उम्मीदवार चाहे कितना भी अच्छा स्टडी स्केड्यूल बना ले, अगले हफ्ते जब शिफ्ट चेंज होगी तो वो पूरा प्लान मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए इन डिपार्टमेंट्स को वही उम्मीदवार चुने जिन्हें इनकी इस कठोर रियलिटी के बारे में पूरी तरह पता हो और वो मानसिक रूप से इसके लिए तैयार हो। ये रियलिटी चेक और चेतावनी उन सभी उम्मीदवारों के लिए आगे चलकर एक लाइफलाइन साबित होगी। अब जब हम अपने इस गहन विश्लेषण के आखिरी हिस्से में आ गए हैं, तो आखिर में उन उम्मीदवारों के लिए सबसे बेहतरीन प्रैक्टिकल सुझाव क्या होना चाहिए जो अभी भी दुविधा में है? फॉर्म भरने को लेकर हाँ, सोर्स मटेरियल और प्रैक्टिकल एनालिसिस के आधार पर सबसे बड़ी सलाह यही है कि स्क्रूटनी फॉर्म ओपन होने का इंतजार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उम्मीदवारों को आज ही एक कागज और पेन लेकर अपनी प्रायोरिटी और अपने अल्टीमेट गोल के हिसाब से अपने टॉप 10 डिपार्टमेंट्स की लिस्ट बना लेनी चाहिए। जब रिजल्ट आता है और फॉर्म खुलने का वक्त होता है, तो उस वक्त जो पैनिक और डर होता है ना, उसमें अक्सर जल्दबाजी में गलत डिसीजंस ले लिए जाते हैं। ये एकदम सही अप्रोच है। लिस्ट पहले से तैयार होनी चाहिए और मेरी तरफ से भी उम्मीदवारों के लिए एक सबसे बड़ी सलाह ये होगी कि कभी भी भीड़ की नकल ना करें। दूसरे क्या कर रहे हैं, इस आधार पर अपना फैसला ना लें।
लोग दोस्तों की बातों में आ जाते हैं। वही तो, अक्सर लोग दोस्तों से या रिलेटिव से सुनकर फॉर्म भर देते हैं। हो सकता है किसी के दोस्त के लिए सचिवालय बेस्ट डिपार्टमेंट हो, क्योंकि उस दोस्त को पावर और कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल चाहिए। पर अगर किसी दूसरे उम्मीदवार का लक्ष्य आराम से गांव में रहकर यूपीएससी की तैयारी करना है, तो वही सचिवालय उसके लिए सबसे गलत चॉइस बन जाएगा। राइट, दोनों की लाइफ गोल्स अलग है। एग्जैक्टली उसी तरह किसी और के लिए गांव का स्कूल बेस्ट हो सकता है, पर अगर किसी उम्मीदवार को एक्शन और फास्ट प्रमोशन चाहिए तो वो स्कूल की नौकरी में घुटन महसूस करेगा। उम्मीदवारों को अपने गोल्स खुद पहचानने होंगे। अपनी अनुमानित रैंक के हिसाब से ऐसे डिपार्टमेंट्स चुने जो सच में मिलने की उम्मीद हो। और हाँ, ऑफिशियल वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर बनाए रखना जरूरी है, ताकि काउंसलिंग की डेट्स और पोर्टल के लिंक्स मिस ना हो जाए। बहुत सही पॉइंट आउट किया। आखिर में इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक ऐसा गहरा सवाल है जिस पर यहाँ सुनने वाले हर एक उम्मीदवार को अकेले बैठकर ठंडे दिमाग से विचार करना चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया को थोड़ा दूर से देखिए। ये जो चतुर्थ श्रेणी की नौकरी है, क्या इसे एक मंजिल मानना सही है? दरअसल मेरा मानना है कि ये नौकरी एक मंजिल नहीं बल्कि करियर की शुरुआती सीढ़ी है। एकदम, ये एक सीढ़ी ही तो है। पर इस सीढ़ी के हवाले से एक छोड़ने वाला विचार जो हम उन सभी सुनने वालों के मन में डालना चाहते हैं, वो ये है कि क्या उम्मीदवार इस सीढ़ी का इस्तेमाल अपने आखिरी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कर रहे हैं? बड़ा सवाल है। चाहे वो लक्ष्य सिविल सर्विसेज क्लियर करना हो, एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी पहचान और पावर बनाना हो, या फिर अपने परिवार के साथ सुकून भरी जिंदगी बिताना हो, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रोबेशन के बाद मिलने वाली फिक्स्ड सैलरी और इस सरकारी थप्पे के टेम्पररी सुकून को देखकर उनका इरादा बस उसी सीढ़ी पर रुककर आगे की पूरी जिंदगी वहीं आराम करने का बन गया है? ये सवाल वाकई हर उम्मीदवार को आईने के सामने खड़े होकर खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि वो जिस डिपार्टमेंट का चुनाव करेंगे वही इस सवाल का आखिरी जवाब बनेगा। उम्मीद है कि इस चर्चा ने डिपार्टमेंट सिलेक्शन को लेकर दिमाग में चल रही उलझनों को काफी हद तक सुलझा दिया होगा और एक क्लियर ब्लूप्रिंट सामने रख दिया होगा। हमारी भी यही उम्मीद है। उम्मीदवारों को अपनी प्रायोरिटीज को सेंटर में रखना चाहिए, अपनी रैंक की रियलिटी को स्वीकार करना चाहिए और एक समझदारी भरा फैसला लेना चाहिए। आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो उम्मीदवार इस फॉर्म को भरने वाले हैं वो अपना फैसला ध्यान से लें और आने वाले सुनहरे भविष्य के लिए उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं।